Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and hello to everyone. So welcome to my channel and this is the second lecture on the topic of organometallic compounds. और आज के लेक्चर में हम स्पेसिफिकली जिस चीज़ की बात करेंगे वो है 18 इलेक्ट्रॉन रूल। और 18 इलेक्ट्रॉन रूल के ऊपर ये चीज़ रिलाई करती है कि हमारा जो ऑर्गेनोमेटालिक कॉम्प्लेक्स है वो स्टेबल है या नहीं है। ठीक है, कुछ आगे इसके बाद इसी में हम 16 इलेक्ट्रॉन रूल को भी देखेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो 16 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं और ये मोस्टली जो है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ही होते हैं। जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो 16 इलेक्ट्रॉन पर स्टेबल होते हैं, जबकि मोस्टली जो 18 इलेक्ट्रॉन पर जो पूरे उतरते हैं वो मोस्टली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं और वो 18 इलेक्ट्रॉन जब उनके अंदर होते हैं तो वो स्टेबल होते हैं। ठीक है जी, तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्या है इन जनरल, अभी जो मैंने बात की है उसकी बेस पर हम यही कह सकते हैं कि जिस तरह से मेन ग्रुप एलिमेंट्स के अंदर हम कहते हैं कि वो ऑक्टेट रूल जब तक उसके अंदर पूरा नहीं होगा तो वो जो हमारे पास कंपाउंड है वो स्टेबल नहीं होगा। इसी तरह जब हम कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जब हम बात करते हैं, तो वो जब कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं तो उसके अंदर जो स्टेबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है, 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि मेन ग्रुप एलिमेंट्स में जिस तरह ऑक्टेट रूल है वैसे ही इन ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर या इन ऑर्गेनोमेटालिक कॉम्प्लेक्सेस के अंदर हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन रूल जो है वो स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया है। बिल्कुल इसी तरह जब हम मेन ग्रुप एलिमेंट्स के अंदर भी जब हम इलेक्ट्रॉन्स देख रहे होते हैं कि हमारे पास कोई भी कंपाउंड है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में, तो या तो वो हम उसके नंबर ऑफ बॉन्ड्स को देख कर डिसाइड कर लेते हैं और विद द हेल्प ऑफ लोन पेयर्स भी, मतलब कि ओवरऑल लोन पेयर्स और जो आपके पास नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं उनको हम देखकर हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये जो कंपाउंड है ये ऑक्टेट के ऊपर पूरा उतर रहा है या नहीं है। इस तरह यहाँ पर भी हमें क्या करने पड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो काउंट करने पड़ते हैं कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन काउंट जो होता है, इलेक्ट्रॉन काउंट जो होता है 18 इलेक्ट्रॉन रूल को पूरा करने के लिए उसके दो तरीके होते हैं। ठीक है जी, एक तरीका जो है उसको हम कहते हैं आयनिक मेथड, या कुछ बुक्स के अंदर जो है उसको ऑक्सीडेटिव मेथड भी लिखा होगा। ठीक है, और दूसरा जो है वो है जी न्यूट्रल मेथड। न्यूट्रल मेथड, अच्छा, अब आयनिक मेथड और न्यूट्रल मेथड के अंदर मेन फ़र्क क्या होता है, वो ये होता है कि आयनिक मेथड के अंदर हम क्या करते हैं कि जो मेटल और लिगेंड का जो बॉन्ड होता है, मेटल और लिगेंड का जो बॉन्ड होता है उसको हम हेट्रोलिटिकली क्लीव करते हैं, मतलब दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हम लिगेंड के ऊपर दे देते हैं। और ये बात उन्हीं ख़ास केसेस में होती है कि जब जब लिगेंड के ऊपर दो इलेक्ट्रॉन्स दिए जाएं तो वो स्टेबल रहना चाहिए। इसकी मैं आगे एग्जांपल देता हूँ। और दूसरी तरफ जो न्यूट्रल मेथड है उसके अंदर हम क्या करते हैं कि मेटल और लिगेंड का जो बॉन्ड होता है उसको होमोलिटिकली क्लीव करते हैं। ठीक है, ओवरऑल जब इलेक्ट्रॉन्स टोटल काउंट किए जाते हैं तो उनमें जो रिज़ल्ट होता है वो सेम ही आता है, क्योंकि एक तरफ जो है आप इलेक्ट्रॉन्स जब मेटल के जब इलेक्ट्रॉन्स आप उस तरफ कर दोगे लिगेंड के ऊपर, मतलब हेट्रोलिटिकली जब आप बॉन्ड क्लेव कर दोगे तो मेटल के ऊपर जो है वो प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और मेटल के ऊपर जब आप प्लस चार्ज ले आओगे तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि जब आप ओवरऑल टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर रहे होगे तो उस टाइम लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा काउंट होंगे और मेटल के कम होंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का काउंट जब आप न्यूट्रल मेथड में आ जाओगे तो मेटल के ऊपर चार्ज तो नहीं आएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का जो काउंट है वो जो है इक्वली डिवाइडेड होगा, जिसकी वजह से ओवरऑल दोनों का रिजल्ट जो है वो सेम ही आता है। एक एग्जाम्पल से यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कि लेट से आपके पास कोई भी मेटल है और उसका बॉन्ड लेट से बना हुआ है किसी लिगेंड से, लेट से लिगेंड आयोडीन है। ठीक है, आयनिक मेथड के अंदर आप क्या करोगे कि ये जो बॉन्ड है इसको हेट्रोलिटिकली जब आप क्लेव करोगे तो आप कहोगे कि मेटल के ऊपर एक प्लस चार्ज है और आयोडीन के ऊपर माइनस चार्ज है। अब जो माइनस चार्ज है वो दो इलेक्ट्रॉन्स को शो करता है, तो यहाँ पर आप कहोगे कि ये जो हेलोजन है या जो हेलोजन लिगेंड है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, और इसी को जब आप मेटल और आयोडीन का जो बॉन्ड है अगर आप इसको होमोलिटिकली क्लेव करते हो तो उसमें क्या होगा कि आपके पास इसका जो रिज़ल्ट होगा वो मेटल के ऊपर समझो एक रेडिकल टाइप और आयोडीन के ऊपर भी एक रेडिकल टाइप, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसके रिज़ल्ट में आप क्या कहोगे कि ओवरऑल जो है
जो आपका आयोडीन है, मतलब जो लिगेंड है यहाँ पर, हेलोजन लिगेंड जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, मतलब वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनर है टुवर्ड्स मेटल। ठीक है, तो अगर आप ओवरऑल टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखो, तो जो अभी हमने इस बॉन्ड की ब्रेकेज की, अगर आयनिक मेथड के थ्रू, यहाँ पर मेटल के ऊपर 0 और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी टोटल इलेक्ट्रॉन का काउंट 2 है, और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन मेटल के पास है और 1 इलेक्ट्रॉन आयोडीन के पास है, तो इससे भी ओवरऑल जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, 2 ही हैं। इसलिए जब एंड पे रिजल्ट आता है तो उसके अंदर कोई भी फ़र्क नहीं होता, चाहे आप आयनिक मेथड के थ्रू देखो या न्यूट्रल मेथड के थ्रू देखो। अब मेरी जो पर्सनल आपको रिकमेंडेशन है वो यही है कि अगर आप न्यूट्रल मेथड के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को देखोगे तो वो ज़्यादा इजी होता है और ज़्यादा एफिशिएंट भी होता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जब आप आयनिक मेथड के थ्रू जब आप इस बॉन्ड को हेट्रोलिटिकली क्लीव करते हो तो उसके अंदर मेटल के ऊपर चार्ज आना शुरू हो जाता है। और आपको पता है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो ऑक्सीडेशन जो होती है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का लॉस, और उस लॉस के रिजल्ट में जब जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स आती हैं वो वैसे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती हैं। तो इससे अच्छा है कि मेटल को न्यूट्रल स्टेट में रख के उसके पास डी के इलेक्ट्रॉन्स या उसके ओवरऑल जो वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आप सिर्फ याद ही कर लो तो वो ही काफ़ी हो रहते हैं न्यूट्रल मेथड के अंदर। दूसरी बात, इसका जो एक ड्रॉबैक है आयनिक मेथड का वो ये है कि अगर तो किसी मतलब मेटल के साथ, लेट से अगर किसी मेटल के साथ कोई लिगेंड इस तरह का जुड़ा हुआ है, लेट से कोई एक लिगेंड है, ये 7 मेंबर चेन रिंग है, ठीक है, और इसके अंदर 3 डबल बॉन्ड्स हैं और यहाँ पर आपके पास मेटल जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसकी केस में आप क्या करोगे कि आप तो इसको हेट्रोलिटिकली इस तरह क्लीव कर दोगे लिगेंड के ऊपर, लेकिन इसका जो रिजल्ट आएगा वो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ओवरऑल इस रिंग के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। अब आपको पता है कि हक्कल नंबर होता है, हक्कल नंबर के थ्रू हम क्या कहते हैं कि हम एरोमेटिसिटी डिसाइड करते हैं जो भी हमारे जो रिंग्स होते हैं या जो कंपाउंड्स होते हैं एरोमेटिक, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप ये 8 है, 8 जो है कोई 8 हक्कल नंबर नहीं है, तो इस वजह से ये जो इस तरह से जब आप इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो ये चीज़ स्टेबल नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सी गलतियाँ या बहुत सारे पैरामीटर्स जो हैं वो आपको जहन में रखने पड़ते हैं अगर आप आयनिक मेथड के थ्रू इनको सॉल्व करना शुरू करते हो। बहुत से ऐसे लिगेंड्स होते हैं, जैसे ये एक रिंग वाले लिगेंड्स हैं, वो बाद में अगर एंटी एरोमेटिक हो जाते हैं तो उस केस में फिर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि आप अब मेटल के ऊपर जब आप उसको बॉन्ड को क्लीव करोगे तो फिर इलेक्ट्रॉन का काउंट जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है जी, तो ये कुछ बातें हैं जो कि हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं इलेक्ट्रॉन काउंटिंग के अंदर। अब अच्छा जी, तो ये तो हो गए रूल्स। तो अब हम जो है कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं जिसके थ्रू हम ये चीज़ देखेंगे कि मतलब 18 इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो दिया हुआ कॉम्प्लेक्स जो है वो पूरा उतरता है या नहीं उतरता। ठीक है जी, तो सबसे पहली जो एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे दैट इज़ CH3 Mn CO5। ठीक, अब हमने इलेक्ट्रॉन काउंट के दो मेथड्स पढ़े, एक अपने पास आयनिक मेथड था और दूसरा जो मेथड था वो था न्यूट्रल मेथड। यहाँ पर मैं एक रफ सा स्ट्रक्चर बनाता हूँ इस कॉम्प्लेक्स का। एक CH3 जुड़ा हुआ है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो ऑक्टाहेड्रल टाइप कॉम्प्लेक्स होगा, और बाकी जो है CO जुड़े हैं। ठीक है जी, अभी मैंने बोला था कि आयनिक मेथड के अंदर आप क्या करोगे कि इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड्स होंगे उनको हेट्रोलिटिकली क्लीव करोगे, और जो न्यूट्रल मेथड होगा उसके अंदर आप बॉन्ड्स को होमोलिटिक क्लीवेज करोगे। सबसे पहले आपने इस तरह के क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए आपने चीज़ें लिख लेनी हैं जो जो दी हुई हैं। सबसे पहले आप मेटल लिख लो, मेटल क्या है? मैंगनीज। फिर आपके पास CO है, और CO कितने हैं जी? 5। ठीक है, CO कितने? 5। और एक क्या है आपके पास? CH3 लिगेंड। ठीक है जी, तो अब हम जब बॉन्ड्स को करेंगे हेट्रोलिटिकली क्लीव, तो CO तो जो है वो क्या है? न्यूट्रल लिगेंड है। तो और इसकी क्या होता है कि चाहे न्यूट्रल मेथड हो या आयनिक मेथड हो, न्यूट्रल लिगेंड जो है वो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स ही कंट्रीब्यूट करता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाय 5, टोटल इसके होंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स जो कि ये कंट्रीब्यूट करेगा इस साइड भी और दूसरी साइड भी। 2 इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाय 5
इक्वल टू टोटल इसके कितने होंगे जी 10 इलेक्ट्रॉन्स। पीछे जो चीज़ें बचती हैं वो है हमारे पास मेटल है और CH3 जो है वो लिगेंड है। अब CH3 जो है, जब आप इसको, मैं अब यहाँ पे सिर्फ दो चीज़ें लिखता हूँ, Mn और CH3। एक आपने इसको क्लेव करना है हेट्रोलिटिकली पहले मेथड के लिए, और दूसरे मेथड के लिए आपने इसको होमोलिटिकली क्लीव करना है। जब आप होमोलिटिकली क्लीव करोगे तो उस केस में क्या होगा कि CH3 के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आएगा, तो CH3 होमोलिटिक के केस में आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। ठीक है, होमोलिटिक के केस में वो क्या होगा 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, और जबकि हेट्रोलिटिक के केस में वो क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनर होगा। सही है जी, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर फिर माइनस चार्ज आ जाएगा, तो माइनस चार्ज को हम 2 इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अब पीछे जो चीज़ बच गई है वो मैंगनीज है। मैंगनीज के टोटल कितने होते हैं 25 इलेक्ट्रॉन्स, और वैलेंस में कितने होंगे 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो न्यूट्रल में तो क्या होगा, अपने मैंने पहले बताया कि जो मेटल है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आता, जितने उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैसे के वैसे लिख दिए जाते हैं। लेकिन इन केस ऑफ आयनिक मेथड ऐसा नहीं होता। आयनिक मेथड के अंदर क्या होता है कि अपने पास जब हम बॉन्ड को हेट्रोलिटिकली क्लीव करते हैं, जैसे अब यहाँ पर एक CH3 लिखा हुआ है, तो एक CH3 की तरफ क्लीवेज की वजह से इसके ऊपर एक प्लस चार्ज है। अगर यहाँ पर एक से ज़्यादा CH3 लगे होते तो जितने नंबर ऑफ CH3 लगे होते उतना ज़्यादा मैंगनीज पे प्लस चार्ज आता। ठीक है, तो 7 तो जो है वो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन जब हमने एक बॉन्ड हेट्रोलिटिकली क्लीव किया और इसके ऊपर एक प्लस चार्ज है, तो यहाँ पर टोटल इसके जो इलेक्ट्रॉन का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 6 इलेक्ट्रॉन्स होगा। ठीक है, इस बात को समझना कि जब हम हेट्रोलिटिकली क्लीव करते हैं तो मेटल जो है उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा, और उस प्लस चार्ज की वजह से क्या होगा कि उसका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस शेल से कम हो जाएगा। इस वजह से मैं कह रहा था न्यूट्रल मेथड जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट है, वो इजीली समझ आ जाता है। तो अब आपने टोटल इलेक्ट्रॉन जो है वो काउंट कर लिया, अब आप इनको सिंपली ऐड कर दो, 10, 6 एंड 2 टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरी तरफ भी आपके पास 7 एंड 10 17 और 1 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो चाहे आप किसी भी मेथड से करो जो आपको ईजी लगे, ओवरऑल रिजल्ट सेम ही रहता है। अच्छा जी, अब हम एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं जिसके अंदर हम फिर से इलेक्ट्रॉन्स हैं वो काउंट करते हैं। एग्जांपल है अपने पास एटा 5 C5H5, मेटल है आपके पास Fe, कार्बोनाइल के 2 यूनिट्स हैं और Cl। क्योंकि पेपर के अंदर तो जो है ना इस तरह से कोई मेथड स्पेसिफाई नहीं किया होता, तो इस वजह से ये स्ट्रक्चर वाली जो चीज़ है ये तो बस आपको समझाने के लिए, स्ट्रक्चर बनाना जो है ना वो ज़रूरी नहीं होता। और चौथा जो लिगेंड है वो आपके पास Cp है, ये बस आपको समझाने के लिए। अगर आप बनाना चाहें इस तरह से प्रैक्टिस कर लें, जब पक्का हो जाए फिर बेशक स्ट्रक्चर बनाना छोड़ दें। 2 मेथड है अपने पास, एक न्यूट्रल मेथड है और दूसरा जो है अपने पास आयनिक मेथड है। ठीक है जी, तो न्यूट्रल मेथड के अंदर हम जो है वो फिर उसी तरह से जो बॉन्ड्स हैं उनको होमोलिटिकली क्लीवेज सोचेंगे, और आयनिक के अंदर हेट्रोलिटिक सोचेंगे। Fe यहाँ पे मेटल है, टोटल 26 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहाँ पर हम लिख लेते हैं जो चीज़ें हैं, एक Fe है, क्लोरीन है, कार्बोनाइल के 2 यूनिट्स हैं, और एक जो है वो Cp है। अच्छा, तो Fe जो है वो उसके 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और पहले हम न्यूट्रल के लिखते हैं, कार्बोनाइल के 2 यूनिट्स हैं, तो टोटल जो है 2 × 2 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। Cp है, Cp के है जी साइक्लोपेंटा डाइनाइल है, और एटा 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये इस तरह से जुड़ा हुआ है Fe के साथ। और इस तरह से जुड़ने के मुराद, जब आप इस तरह इसको होमोलिटिकली क्लीव करोगे तो 5 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपके पास 2 डबल बॉन्ड्स के होंगे, और एक इलेक्ट्रॉन जो है जब आप होमोलिटिकली क्लीव करोगे तो उस कार्बन का होगा। ठीक है, तो न्यूट्रल के अंदर क्या करेगा, ये 5 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेगा। और क्लोरीन है, उसी तरह Fe का बॉन्ड जो है वो क्लोरीन के साथ बना है, तो आप बॉन्ड जो है वो होमोलिटिकली क्लीव करोगे तो क्लोरीन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आएगा, तो ये भी 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा होगा इन केस ऑफ न्यूट्रल मेथड। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं आयनिक मेथड की, तो आयनिक मेथड के अंदर सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो न्यूट्रल लिगेंड है कार्बोनाइल, उसके इलेक्ट्रॉन का जो कंट्रीब्यूशन है वो सेम ही रहेगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब बाकी में फ़र्क आएगा। देखो इसी तरह जब यहाँ पर जैसे ये Fe और Cp का बॉन्ड बना हुआ है, आप इसको क्या करोगे, आयनिक के अंदर हेट्रोलिटिकली क्लीव करोगे। जब हेट्रोलिटिकली क्लीव करोगे तो ओवरऑल क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और इस नेगेटिव चार्ज और 2 डबल बॉन्ड टोटल इस केस में वो क्या करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट करेगा Cp। ठीक है, इसी तरह जब आप क्लोरीन का जो बॉन्ड है इसको जब आप हेट्रोलिटिकली क्लीव करोगे तो क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज आएगा, और उस माइनस चार्ज की वजह से क्या होगा, अपने पास क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन है वो कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा।
अब इन दोनों हेटेरोलिटिक क्लेवेजेस की वजह से क्या होगा, एक प्लस चार्ज Fe के ऊपर Cp वाले की वजह से आएगा और एक प्लस चार्ज Fe के ऊपर क्लोरीन वाले की तरफ से आएगा। तो ओवरऑल Fe के ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा, 2+, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा कि अभी ये 8 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा था, लेकिन 2+ की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स का जो कंट्रीब्यूशन है कितना हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। फिर हम उस तरह टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे, 8 9 9 एंड 4 13 एंड 5 18 इलेक्ट्रॉन्स। और दूसरी तरफ जो हम इसको काउंट करेंगे 6 2 8 एंड 4 12 एंड 6 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। तो लास्ट पे हम एक और एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3। और एग्जांपल नंबर 3 के RU 2 यूनिट्स इसके साथ ट्राइफेनाइल फॉस्फीन के लगे हुए PPH3। यहाँ पर अपने पास एक कार्बोनाइल लगा हुआ है और यहाँ पर इस तरह से एक लिगेंड लगा हुआ है। इसका क्या मतलब है ये मैं समझाता हूँ। देखो, पहले लेक्चर के अंदर मैंने ये चीज़ दिखाई थी कि अगर इस तरह से कोई चीज़ लिखी हुई है तो इसको हम कहते हैं कि ये वाली जो कार्बन है ये भी इधर मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रही है और यहाँ से इधर से भी कंट्रीब्यूशन, मतलब ये वाला कार्बन भी और ये वाला कार्बन भी। तो ओवरऑल इसकी जो हेप्टिसिटी है वो कितनी है, 3 है। मतलब 3 डोनर एटम्स जो हैं वो मेटल को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से फिर इस तरह के जो लिगेंड्स होते हैं उनको इस तरह से भी क्वेश्चंस में लिखा होता है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया, और इसके ऊपर एक प्लस चार्ज है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं। दो ही मेथड है अपने पास, एक न्यूट्रल मेथड है और दूसरा आपके पास आयनिक मेथड है। न्यूट्रल मेथड के अंदर फिर हम उस तरह से पहले सारे गिवन लिख लेंगे। RU है 2 यूनिट्स PPH3 के हैं, 1 यूनिट कार्बोनाइल के और 1 यूनिट eta3C3H5 का है, ठीक है। 5 हाइड्रोजन अपने कैसे लिखे कि 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, ठीक है। तो अब आप इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो काउंट करोगे। RU जो है इसके वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से कंट्रीब्यूट होंगे। 1 यूनिट PPH3 का 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा, ये भी न्यूट्रल लिगेंड है। तो 2 यूनिट जो हैं वो टोटल मिलाकर अपने पास 4 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेंगे। दूसरी तरफ जो कार्बोनाइल है वो 2 इलेक्ट्रॉन देगा और eta3C3H3 जो है, अब देखो इस तरह से मेटल के साथ यहाँ पर लगा हुआ है। लेट्स से मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, H5 ऐसे हेटेरोलिटिकली हम इसको क्लीव करेंगे आयनिक के लिए और होमोलिटिकली हम क्लीव करेंगे न्यूट्रल के लिए। तो न्यूट्रल के लिए जब ये होमोलिटिकली क्लीव होगा तो ये जो डबल बॉन्ड है इसका तो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन उतना ही रहेगा ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो फर्क से यहाँ पर पड़ेगा, ठीक है। जब हम इसको होमोलिटिकली या हेटेरोलिटिकली क्लीव करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन ये वैसे के वैसे ही रहेंगे। जब होमोलिटिकली क्लीव करेंगे तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन आएंगे और जब हम हेटेरोलिटिकली क्लीव करेंगे तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इस तरह से हम कहते हैं कि न्यूट्रल मेथड के अंदर अपने पास यहाँ पर ये 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनर होगा और यहाँ पर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनर होगा, ठीक है जी। और इसी एक की वजह से जब हम हेटेरोलिटिकली क्लीव करेंगे तो तो आयनिक के अंदर क्या होगा कि जो आपके पास मेटल है उसके ऊपर एक प्लस चार्ज भी आएगा। तो यहाँ पर अगर ये 8 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर ये कितने करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी। और ये 4 इधर भी 4 के 4 ही रहेंगे, ये 2 इधर 2 के 2 ही रहेंगे। तो अब जो चीज़ हमारे पास बचती है वो ये है कि ओवरऑल जो चार्ज दिया हुआ है, तो प्लस चार्ज का मतलब है कि आपने यहाँ से, प्लस चार्ज का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रॉन का निकल जाना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का निकल जाना प्लस चार्ज होता है। तो उस प्लस चार्ज की वजह से हमने क्या करना है कि ओवरऑल इसका जो रिजल्ट आएगा उसमें से -1 करना है और इसका भी जो रिजल्ट आएगा उसमें से -1 करना है। तो 8 एंड 4 12 एंड 2 14 एंड 3 17 -1 अपने पास कितने आ जाएंगे, 16 इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पर 7 एंड 4 11 2 13 एंड 4 17 और -1, यहाँ पर भी अपने पास कितने आ जाएंगे, 16 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से जो है हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। अब इसकी जो समझ है वो तो आपको प्रैक्टिस के थ्रू ही आ सकती है। तो डिफरेंट बुक्स के अंदर या इंटरनेट के ऊपर आपको बहुत सारी एग्जांपल्स मिल जाएंगी जिसको सॉल्व करके आपकी प्रैक्टिस जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। अब मैं आपको आगे कुछ स्लाइड्स में कुछ टेबल्स दिखाता हूँ जिसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉन का जो कंट्रीब्यूशन है या जो इलेक्ट्रॉन का काउंट बताया हुआ होगा और फिर आगे कुछ एग्जांपल्स होंगी जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन काउंट हुए होंगे। तो आप उनके स्क्रीनशॉट ले लें या जैसे भी उसको करना है वो आप देख लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा जी, तो ये कुछ आपके सामने इलेक्ट्रॉन काउंट है कॉमन लिगेंड्स का। अगर आप स्टार्ट में देखेंगे तो आपके पास कार्बोनाइल, थायोकार्बोनाइल और इस तरह ये जो न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं ये हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं, चाहे वो न्यूट्रल एटम मेथड हो या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड।
इलेक्ट्रॉन काउंट जो है वो सिर्फ उन्हीं लिगेंड्स का आगे आके डिफर करता है जिसके अंदर जो है आपके पास मतलब जो न्यूट्रल नहीं होते, जैसे हेलोजेंस हैं या अल्काइल एराइल वगैरह। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और ये आपके पास कुछ और लिगेंड्स हैं जिनका इलेक्ट्रॉन काउंट जो है वो लिखा हुआ है। मोस्टली इतने ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लेक्स टाइप लिगेंड्स जनरली देखने को नहीं मिलते, लेकिन फिर भी एक बारी इनको नज़र से गुजार लेना जो है वो बेटर होता है। ठीक है, फॉस्फीन वगैरह या कार्बोनाइल, ठीक है, इस तरह के जो लिगेंड्स होते हैं वो जनरली आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसके अंदर आपको कुछ हेप्टिसिटी रिलेटेड आपको दिखाए गए हैं कॉम्प्लेक्सेस, जिसके अंदर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी देख लें अच्छे से। इसमें कोई ख़ास चीज़ जो है वो इलेक्ट्रॉन काउंट में समझाने की नहीं है, बस जो दो मेथड थे वो मैंने बता दिए हैं, उसमें से जो आप बेहतर आपको लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन काउंट जो ही है वो आपके पास इंपॉर्टेंट होता है जब आप 18 इलेक्ट्रॉन रूल को पढ़ रहे होते हैं या जब आप उसके अंदर काउंट कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पर टेबल नंबर 2 के अंदर आपको ब्रिजिंग लिगेंड्स के बारे में दिखाया गया, इनको भी अच्छे से देख लें। थर्ड पर आपको कंट्रीब्यूशन ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड्स जो है वो दिखाई गई है। आप इसको वीडियो को पॉज करके यहाँ पर इनको अच्छे से देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में देख लें। अच्छा जी, वो सारी तो हो गई इलेक्ट्रॉन काउंट के बाद। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर एक स्लाइड जो है वो इलेक्ट्रॉन काउंटिंग की मैंने दिखाई है। ठीक है, इसके अंदर कुछ एग्जांपल सॉल्व हुई हैं जिनके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन का जो काउंट है वो देखा गया। दोनों मेथड्स के थ्रू इस स्लाइड के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन का जो काउंट है वो दिखाया गया। जैसे पहला आपके पास अब कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर दो लिगेंड्स हैं, एक हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन हमेशा जो है वो माइनस के अंदर ही स्टेट के अंदर ही होता है, और दूसरी तरफ जो है कार्बोनाइल है। कार्बोनाइल आपको पता है न्यूट्रल लिगेंड है, वो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन ही कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के काउंट करना शुरू करें, अगेन मैं यही कहूँगा कि जो न्यूट्रल मेथड है वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है। अब जो मैंगनीज है यहाँ पर मेटल, उसके टोटल 25 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो वैलेंस शेल के अंदर उसके कितने होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 7 इलेक्ट्रॉन्स उसके होंगे और 5 कार्बोनाइल हैं जो कि टोटल एक कार्बोनाइल 2 इलेक्ट्रॉन्स और 5 जो हैं वो 10 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो इस तरफ जो हाइड्रोजन है अगर आप उसको न्यूट्रल के अंदर कंसिडर करोगे तो वो 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, और अगर आप उसको जो आयनिक मेथड है उसके अंदर करोगे तो वो 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। लेकिन फिर वही बात है कि जब आप उसको ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड या फिर आयनिक मेथड के अंदर जब आप देखोगे तो उसके अंदर जब आप बॉन्ड को हेट्रोलिटिकली क्लेव करोगे तो मेटल के ऊपर 1+ चार्ज आ जाएगा, और जब उसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि उसका जो इलेक्ट्रॉन काउंट है वो 7 से 6 हो जाएगा। तो ओवरऑल आपके पास रिजल्ट के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह सेकंड एग्जांपल में आपको ईटा 5 C5H5, मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि ईटा क्या होता है, जो हेप्टिसिटी को शो करता है। और इसी की साइक्लोपेंटेड आयनाइल की मैंने एग्जांपल दी थी, जिसके अंदर मैंने बताया था कि अगर तो ईटा 5 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि जो CP है वो 5 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन अगर एक CP देगा तो 2 CP जो है वो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगे न्यूट्रल एटम मेथड के अंदर या न्यूट्रल मेथड के अंदर। लेकिन जब आप उसको कंसीडर करोगे आयनिक मेथड के अंदर तो आप हेट्रोलिटिकली एक बॉन्ड जो है वो CP के ऊपर क्लीव करोगे। जब उसको क्लीव करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उस नेगेटिव चार्ज के हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स अंदर एक डबल बॉन्ड के और 2 दूसरे डबल बॉन्ड के, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फिर कंट्रीब्यूट करेगा अगर आप उसको आयनिक मेथड के थ्रू कंसीडर करोगे तो। इसी तरह से आप डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू आप काउंट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक ख़ास कॉम्प्लेक्स के अंदर कितने हैं। अगर तो 18 इलेक्ट्रॉन बनते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स जो है वो स्टेबल होगा। और यहाँ पर एंड पर आपको फिर कुछ दो स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की एग्जांपल दिखाई गई है जिसमें 16 इलेक्ट्रॉन्स पर स्टेबिलिटी होती है। ठीक है जी, आप इन एग्जांपल्स को एक एक बार सॉल्व कर लें। अगर कोई मसला होता है तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय टू एवरीवन।